दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स, मैकेनिकल इंजीनियर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे, आज से हम एक शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे ऐसे ठगी पीड़ितों को आपके सामने लेके आएंगे जो इस जालसाजी का हमसे और आपसे पहले शिकार हो चुके हैं, जो रोजगार की तलाश में थे और इस दलदल में जा फंसे कि ना तो वो घर के रहे ना रहे वो घाट के। आप लोग उनको एजेंट कह सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि वो तथाकथित एजेंट हैं, क्योंकि इस सोसाइटी में कोई खास जो एजेंट्स थे या जो उसको अभिकर्ताओं को कोई एजेंसी नहीं दी जाती थी। तो वो खुद ही पीड़ित हैं, उनको फंसाया गया था, उनको माध्यम बनाया गया था। लोकल आदमियों को इनकी जालसाजी थी कि लोकल आदमी को आप माध्यम बनाओ, वही पैसा लेके आएंगे और बाद में उनको बीच मझधार में छोड़ के भाग जाना, चाहे मरे या जिए। बहुत सारे दोस्तों की खबर आती हैं, बहुत सारे दोस्त बताते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सुसाइड तक की सोच चुके हैं। मैं दोस्तों को फिर कहूँगा आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपने बच्चों का भविष्य देखना है। और जो आदमी पैसा लेके भागा है, हमें उसको सजा करवानी है और लोगों का भुगतान करवाना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऋषि जी का चैनल है, नया चैनल बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैंने ही इनको आग्रह किया था कि आप ये कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनके पास सूचनाओं का अभाव हो, जिनको पता नहीं लगता कि क्या सच्चाई है और क्या गलत वीडियो आ रही हैं। तो ऋषि जी एक प्रोग्रेसिव माइंडेड है, पढ़े लिखे हैं और काफ़ी समय से सागा के साथ जुड़े हुए, तो इनको नॉलेज अच्छी है। तो ऋषि जी स्वागत। नमस्कार दोस्तों। तो ऋषि जी एक बार आप बताइए अपने और हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को, निवेशक हुए चाहे एजेंट हुए, वो सब एक ही है, सब मेंबर थे सोसाइटी के। सोसाइटी सबको मेंबर बनाती थी, सभी एक ही बराबर है। मेमोरी बनाती थी या गलत तो अगर बोल दो हमें बता देना। पहले तो मेंबर ही बनाते थे। अच्छा, हर सोसाइटी पहले मेंबर बनाती थी। हाँ जी। अच्छा ये बताइए आपको विश्वास कैसे हुआ था सोसाइटी में? सर सोसाइटी का विश्वास ऐसे हुआ था कि हमने देखा कि मैं 2013-14 में जुड़ा था इसके साथ में। हमने इसमें मैंने शुरुआत की, जब इसमें एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर शुरुआत करी थी। अच्छा, आपको कंप्यूटर कमीशन बेस पे या सैलरी बेस से शुरुआत की थी? सैलरी बेस से शुरुआत की थी इसमें पहले। अच्छा। कंप्यूटर ऑपरेटर पे। उसके बाद मैंने 2-3 साल देखा इसको, भाई काम ऐसा है, कमीशन भी जैसे 2-3% कमीशन देती थी, ऐसे ही काम करते रही। तो देखा भाई अच्छी प्रोग्रेस है, ये काम है, कर लो भाई। तो ऐसे लुभाने ऑफर आते थे, तो देख के उनको मैंने भी काम शुरू किया। अपना अकाउंट खोला है पहले किसी दूसरा खोल दिया था? नहीं, पहले अपने से ही शुरुआत की थी। अच्छा, जब आपके पैसे आ गए फिर आपने क्या किया? फिर मैंने लोगों का लगवाना शुरू कर दिया इसमें पैसे। अच्छा। एजेंट के तौर पे एजेंट बना, सोसाइटी में फीस करवाई जमा। उसके बाद मैं एजेंट बना सोसाइटी का। उसके बाद मैंने फिर लोगों के अकाउंट खोलने शुरू किए। अच्छा, हर साल भी लगता था एजेंट का? वो सुनने में आता कि हर साल वो पैसे लेते थे एजेंट को रिवाइव करने के लिए कोड को? हाँ, हर साल एजेंट फीस देनी पड़ती थी। और इसमें जो मकड़ जाल था वो कैसा, एक मायानगरी की तरह बताते, जैसे फिल्मों में सेट होता था ऐसे वो 5 स्टार होटलों में सेट बनाते थे। इसमें कितनी सच्चाई है? ये हकीकत बात है सर। वो पहले ही तय करते थे कि ऐसे ये काम करना, हमें आपको इतने इतने अकाउंट वगैरह खोलने हैं। उसके बेवर पे हमें काम करना पड़ता था। आपको वहाँ 5 स्टार होटल में वहाँ मीटिंग होगी, आपके गोवा आपकी 5 स्टार होटल में मीटिंग होगी, मतलब ऐसे बताया जाता था। गरीब आदमी थे जो कम कमाते थे, उनको ऐसा माहौल दिखा देते थे कि 5 स्टार होटल में ले जाना, गोवा घुमाना। हाँ। उनको लगता था कि यही सब कुछ है। हाँ। अगर यहाँ से गए तो हम खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपको भी ऐसा अनुभव हुआ कभी कि भाई, हाँ, मतलब आप भी इसी प्रकार से मोटिवेट हुए होगे ना? हमें इन्हीं को देखकर सर मोटिवेट हो, गोवा जाना है भाई। कभी बैठे नहीं, हवाई जहाज में बैठे नहीं थे हम पहले, कभी हवाई जहाज में बैठना भाई, ऐसे ऐसे करके मोटिवेट हो गए। और उसमें अच्छा भाई ये टारगेट पूरा करो, अपना वहाँ पहुंचो, ऐसे टारगेट मिलते थे वहाँ। तो वहाँ जाने के बाद 5 स्टार में खाना वाना खिलाते थे, उसके बाद टारगेट देते थे? हाँ जी। ठीक है जी। और सुनने में ये आता था कि भी पैसा कमाते हैं 10,000, खर्चा 12,000 करवा देते थे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये बहुत सही बात है सर। जैसे हमारे कमीशन आता है 10,000 रुपये,
तो उसका 10 की बजाय 12-13 हज़ार रुपये खर्चवा ही देते थे, भाई आपको ये करना पड़ेगा ऐसे। ये लेके आओ, वो लेके आओ, हाँ। कपड़े ऐसे पहनो। कपड़े तो जैसे इस कपड़े के लिए बोलते थे कि ये कपड़े पहन के ही आने पड़ेंगे वरना फाइन लगेगा। हाँ, आपको जैसे पैंट कोट है नया, भाई भी पिछली बार भी पहना हुआ था, अच्छा दूसरे वाला पहन के बढ़िया नया लेके आओ, पहनो, जूते अच्छे वाले खरीदो, बेल्ट अच्छी लगाओ, घड़ी खरीदो। अच्छा, जो पहन के जाता था उसके साथ क्या होता था? फाइन लगता था सर उसको। फाइन, उसकी बेइज्जती वगैरह भी करते थे या फाइन लगा के ऐसे ही छोड़ देते थे? नहीं, उसको बोला जाता था, सबके सामने टोका जाता था मीटिंग में, और मीटिंग से बाहर भी कर देते थे? हाँ, मीटिंग से बाहर खड़ा कर देते थे अगर जो कपड़े ढंग से पहने नहीं आते। हाँ जी, ये भी सुनने में, जिसने दाढ़ी वाड़ी नहीं बना रखी उसको भी बाहर कर उसको देते। भी, सबको, कोई भी शेविंग वगैरह नहीं करवा रहा तो उसको भी बाहर कर और देते, बंदा अगर मीटिंग में सो जाता है उसके साथ क्या करता है? अगर किसी को नींद की झपकी आ जाती है, बाथरूम लग जाती है, तो उसको खड़ा कर देते थे। तो देखो एक टॉर्चर रूम की तरह यूज करते थे। अगर आपने कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे ऐसे, ये माइंड वॉश किया जाता था, माइंड वॉश कर दिया जाता था कि आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी। जो बात नहीं मानता था उसको बाहर निकाल देते थे, वो बंदा निकल जाता था। जो ये बातें मानता रहता था उसको आगे बढ़ाते थे उनकी तरह से। उनको ये समझ में आता था कि ये भाई तेरे चंगुल में आ गया, इसको जो बोलेगा वो करेगा, ऐसी बात थी ना। हाँ जी, हाँ जी। और इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, लोगों का माइंड वॉश करना शुरू किया और लोगों को बेवकूफ़ बना के, पागल बना के अपने साथ लगातार जोड़ के रखा, और उनको बिल्कुल भी भनक नहीं होने दी कि हम आपके साथ ये कांड करने वाले हैं। नहीं, कुछ किसी को कुछ पता नहीं था सर। अच्छा, एक और बात बता रहे थे मेरे को, ये आप दिखा रहे थे कि ये आपकी कितनी है, ये देखो इनकी, ये आपकी सारी? हाँ, सारी मेरी है सर। एफडी बॉन्ड्स भी हैं? एफडी बॉन्ड भी है जी। अच्छा, ये क्या है? ये सुकन्या योजना जी। सुकन्या ये योजना बेटी के लिए खुलवाई थी सर मैंने। 15,000 रुपये महीना? हाँ जी। इसको घर वाले चलाते थे, आप चलाते थे? घर वाले चलाते थे जिसको, मतलब घर वालों ने जो पैसा कमाया वो भी इसके अंदर ही? उसी के अंदर सारा। क्या बात है। तो मैं ये बात बार बार बोलता हूं कि जो एजेंट है वो खुद भी बेचारे फंसे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कुछ कमा के घर पे है? आप जो कमाया हो अपने घर पे है भी आपके पास? नहीं, कुछ नहीं सर, सभी इन्हीं के अंदर है, पासबुक के अंदर ही है। हाँ जी। और जो सारा यार दोस्ता रह गया वो अलग है, वो ये आपका पर्सनल घर ये वाला मेरा होगा। पर्सनल है खुद का। तो आप, बहुत सारे दोस्त में जब ये बोलता था कि भाई जो एजेंट है वो खुद पीड़ित है, हम तो पीड़ित ही हैं, लेकिन एजेंट हमसे भी ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि वो हमसे पहले जाल में फंसे थे। और उनको तो बिल्कुल, जैसे कई बार हम किसी से देखते हैं ना, फॉलोवर्स होते हैं किसी गुरु टाइप के आदमियों के, और वो जेल में जाने के बाद भी ये मानते कि नहीं, ये गवर्नमेंट गलत है और ये बंदा सही है। तो उस प्रकार से यहाँ भी मोटिवेट किया जाता था कि आपको खोलना ही खोलना पड़ेगा, और आप जो पैसा कमाते थे वो आपको घर नहीं ले जाने दिया जाता था, वो वापस वहीं जमा करवा लिया जाता था। किसी न किसी तरीके से वहीं लगवा देते थे वो। ये खाता खुलवा लो, खाता खुलवा लो, ये आपको टारगेट दे दिया भाई, ये देखो इतना कमीशन आ रहा है, इसकी एफडी करवा दो। अच्छा, हाँ, जो मालिक कमीशन आता है उसको री इन्वेस्ट भी करवा देते हैं। री इन्वेस्टमेंट करवा अच्छा, देते। एफडी बॉन्ड अलग है इससे आपके? हाँ, इनसे अलग है। टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट है आपके पास? मेरी है सर 70 से 80 लाख रुपए। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की सेल्फ की? हाँ, मेरे से मैंने आपने जो कमाया, घर वालों ने जो मैंने जो कमाया, 10 साल में जो कमाया सारा यहीं लगाया हुआ। और वो बता रहे थे आप जमीन बिकी थी वो भी इसकी एफडी यहीं करा दी? वही यही करवाती थी इसी पे। और ऋषि भाई बता रहे थे कि भैंस वैंस बेचते थे तो वो भी एफडी यहीं करवा देते थे। जो घर वाले भैंस वैंस पालते थे तो वो बेचते थे, तो उसके भी पैसे यहीं इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो आपके से कुछ नहीं बचा? नहीं, कुछ नहीं है जी, बिल्कुल जीरो हो गए। अच्छा ऋषि, पिछले 2-3 महीने कैसे निकले वो बताइए बार आप। देखो 2-3 महीने तो ऐसा है सर, मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया था। कोई भी हालत नहीं थी भाई ऐसे कोई। और वो मेरे साथ जब घर वालों को भी इस बात का पता चला, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए एकदम से। अब भी परेशान है, मैंने बात की थी अभी। हाँ, बहुत सारे मान लो ऐसा हाल हो गया था भाई, ना तो किसी का को खाने का मन करे ना कुछ और, बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई थी एकदम से। बिल्कुल भाई ये सुनने में बता रहे थे कि आप सुसाइड तक की सोचने लगे? बिल्कुल थी, ये बात हकीकत थी कि भाई सुसाइड का प्लान हो गया था कि मैं तो अब तो मरने में ही फायदा है, कुछ नहीं है। अभी आपको नहीं करना है, आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके साथ लिए जीना है, और जो निवेशक है उनका पैसा निकलवाना है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप धरना प्रदर्शन वगैरह में इधर घूमते रहते, जो कार्रवाई होती है, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहें, ताकि जो भी कार्रवाई आप कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचती रहे और आपका भी घर चल सके। तो आप प्लीज़ मोटिवेट रहे। अच्छा, आप ये बता रहे थे एक चीज़ और, ये बताते हैं ये क्या है MSc SCR चारुचिता 2012? देखो, हमें जब इसमें काम शुरू किया ना तो हमें बताया गया था
कि ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, हमें ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाए जाते थे। ये कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है। इस पे लिखा भी है हुआ है का पासबुक पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार का ही एक प्लान है। ये कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऐसे ये देखो सुकन्या योजना है, सुकन्या योजना जो मोदी जी ने स्टार्ट की थी उसकी पासबुक है ये, आप सब देख सकते हो। इस पे लिखा हुआ भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, तो मतलब ये बताया जाता था कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हो, भारत सरकार की देख रेख में ये काम करती है, भारत सरकार का ही इस पे हाथ है। और ये कभी डॉक्यूमेंट भी पेश किया जाता था कि ये डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई एनओसी वगैरह। हाँ, एनओसी वगैरह दिखाई जाती थी। एनओसी थी इन्होंने दिखाया था कि एनओसी ऐसे अपने हरियाणा की एनओसी चंडीगढ़ से करवा के रजिस्टर करवा के हरियाणा में एनओसी का काम कर रहे हैं। अच्छा, और सचेत वेबसाइट के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में क्या बताते हैं? एक बार सचेत के बारे में बताइए। देखो, इन्होंने बताया था कि इंडिया में सिर्फ 6 रेगुलेटरी है जो पैसे का काम करती है। उन्होंने उसमें हमें दिखाया आरबीआई, आईआरडीएस, सेबी, एनएचबीपीए, आरडीए, सीआरसी। मतलब हम सीआरसी के अंडर आते हैं। उन्होंने खोल के दिखाया, पूरी लिस्ट डाउनलोड होगी। इस पे 476वां नंबर हमारी सोसाइटी का है। उसमें से बैंकों की भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, ऐसे ही 476 नंबर पे इसका नाम आता था, उनका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। और इस पर आप नाम देखोगे तो इस पे लिख रखा है वुमेन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। अब हमारे यहाँ क्या है, आम जन भावना क्या होती है, आम धारणा क्या है कि जहाँ लिमिटेड लग गया मतलब उसमें सरकार का हिस्सा है। सरकार का हिस्सा, ये आप मानते हो ना? हाँ जी। लेकिन जब मैंने MSCS एक्ट पढ़ा, उसके हिसाब से कोई भी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी जो काम करेगी उसके पीछे लिमिटेड लगाना अनिवार्य है, वो सरकार का नियम है। तो यहाँ लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि वो सरकारी थी, लेकिन इनको पेश ही ऐसा किया गया कि ये लिमिटेड है। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर आते थे, वो बताओ क्या बोलते थे कि कितने करोड़पति, ऐसे कुछ सपने दिखाते थे क्या बोलते? हाँ, सपने दिखाते थे। वो बोलते थे कि आप ऐसे काम करो, दिल से इतने दिन आप काम कर दो, आपकी 7 पुस्तकों को जरूरत नहीं पड़ेगी कमाने की। अच्छा, ऐसा बहुत कुछ सपना दिखाते थे और बताते थे कि कितने करोड़पति बना दी वो संजय मुदगिल जी आते थे, ट्रेनर थे। वो हमें जैसे ट्रेनिंग मिलती थी उसके हिसाब से वो बोलते थे कि अब मैंने इतने लोगों को करोड़पति बना दिया, इतने लोगों को करोड़पति बना दिया, तुम लोगों में से मेरे कम से कम भी 10 आदमी बैठे हुए जो करोड़पति हैं, उनको मैं बना के रहूंगा। ऐसे मोटिवेट करते थे। हाँ जी। और वही उठा देते थे ना, ट्रेनिंग वगैरह से भगा देते थे, कोई कपड़े नहीं पहनता था। हाँ, वही भगाते थे, बाहर बैठ जाओ, किसी को जब ऐसे जमाई आ गई बाहर, चलो भाई बाहर भागो। अच्छा, आर.के. सेठी का क्या उसमें काम था? जो आर.के. सेठी का जो बार बार नाम आता है, बहुत सारे एफआईआर उनका नाम है, उनके बारे में और बताइए, आर.के. सेठी क्या करते हैं? डॉक्टर आर.के. सेठी जी एक ऐसे बताते थे कि इन्होंने, ये हमारी सोसाइटी का फंड एडवाइजर है। वो उन्होंने बताया था, जिस प्लेटफॉर्म पे हमें बताया गया वहाँ पे कि भाई डॉक्टर आर.के. सेठी जी 42 देशों के फंड एडवाइजर है, तो फंड एडवाइजर के प्रेसिडेंट है। तो उसको देख के ही हमने मोटिवेट, भाई इतना बड़ा आदमी यहाँ पे सोसाइटी में फंड एडवाइज कर रहा है, तो ऐसे तो कोई होगा ही नहीं। ये भी बताया जाता था कि ये भारत सरकार के, हाँ, ये जैसे कि आरबीआई है जो अपना, उसके वित्तीय सलाहकार है वहाँ पे भी वो, तो उसके स्थायी सदस्य हैं। स्थायी जो एक इकोनॉमिकल एडवाइजरी कमेटी है, हाँ, उसके परमानेंट मेंबर हैं, सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं। हाँ, तो इस प्रकार बताया जाता था। और गूगल के ऊपर भी आप लिखते हो तो उसके बारे में बहुत सारी डिटेल आती थी। अब आती है, अब तो मैंने देखो सर्च नहीं किया, लेकिन पहले आती थी, मैंने देखा था पहले। और फिर जो बॉलीवुड का क्या कनेक्शन रहता था इनके, सर शीतल पड़े हैं और ये क्या करते थे? हाँ, जैसे कि 2016 में मैंने शुरुआत की थी, उस टाइम पे हम 2016 में मुंबई गए थे। तो मुंबई देखा था हमने, वहाँ पे कई एक्टर आए हुए थे। अच्छा, हाँ जी, वहाँ पे जैकी श्रॉफ भी, शक्ति कपूर भी, गुलशन ग्रोवर भी, ऐसे कई एक्टर आए हुए थे कि भाई वो उन्होंने बोला भी था हमें, हमारे सामने आके बिल्कुल, भाई अच्छा है समीर, ये सागा ग्रुप है, बहुत बढ़िया है, समीर अग्रवाल जी एक अच्छे मॉनिटर हैं, ये है, इसको कोई भी धोखा नहीं देंगे आप लोगों को, उन्होंने ऐसा हमें बताया। अच्छा, जो बॉलीवुड के जो बंदे आते थे, हाँ जी, वो भी ये बोलते थे कि जो ये बंदा ये बहुत बेस्ट है, इसके साथ जुड़े रहे और ये आपको धोखा नहीं देगा। तो देखो दोस्तों, एक चीज और सामने आई है इसमें, देखो माया नगरी का भी कितना बड़ा योजना है। एक्टर एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन को भी लेके आते थे, क्योंकि आम लोग क्या होते हैं, हमारे जैसे आदमी हैं जिनको 2 टाइम में खाने के लिए दिक्कत होती है, उनको आप जहाज में बैठा दो, मुंबई लेके जाओ, वहाँ हीरो हीरोइन के साथ आपको फोटो खिंचवा दें, तो आप तो पागल हो जाओगे। आपका माइंड वॉश ऐसे ही तो होता है, और ऐसे ही माइंड वॉश किया गया कि आप इसको माइंड वॉश ही मानते हो ना ऋषि जी? हाँ जी, माइंड वॉश। आपने पहले कभी जहाज में बैठे थे? नहीं, कभी। आपने सोचा था कभी मुंबई जाओगे आप? नहीं, कभी नहीं। तो
इन्होंने क्या किया है, 5 स्टार होटल्स का, इन ट्रिप्स का एक माया जाल बना के लोगों के दिमाग में बैठा दिया कि आप हमारे साथ रहोगे तो हम आपकी 7 साल काम करोगे, 7 पुश्तों तक आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या लगता है कि इसका क्या मकसद था, ये 7 साल वाली शब्द का क्या मतलब था? 7 साल वाली के सर अब तो ऐसा हो गया कि हमारा जो कर्जा है वो 7 पुश्तें भी नहीं उतार पाएंगे, इतना हो गया। ऐसा माहौल हो गया हमारे पास। तो ये क्या हो गया, इन्होंने तो ऐसा बोल बोल के हमें इतना मोटिव कर दिया। अब इतनी परेशानी हो रही है। मोटिव नहीं बोलते आप उसको, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। और बेवकूफ़ तो आपको बोल नहीं रहे कि हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको फद्दू बना रहे हैं। वो उसको उन्होंने क्या किया, इंग्लिश में मोटिवेट बोल दिया कि हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट। लेकिन वो कर क्या रहे थे, एक्चुअल में वो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे ताकि आप अपने सगों का, अपने दोस्तों का इसमें पैसा लगवाएं, आप अपने दोस्तों को और जोड़ें, वो भी अभी करता बन जाए, वो भी किसी और का पैसा जोड़े। और गाड़ियों का लालच दिया जाता था, जिसकी 40-50 हज़ार के आसपास इनकम हो जाती थी, उनको क्या गाड़ी दिया, स्कॉर्पियो गाड़ी दिला देती थी। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है सर। गाड़ी जैसे कि शुरुआत से ही क्या करते थे, भाई 5 लाख का बिजनेस करो आपको बाइक मिलेगी, उसके ऊपर बढ़ो आप 25 लाख का बिजनेस करो आपको अल्टो मिलेगी। जैसे 25 लाख एक बार 25 लाख या टोटल टारगेट कितने का होता था? टोटल टारगेट जैसे 25 लाख रुपए करो महीने का। कितने महीने तक? 3 महीने तक। 75 लाख रुपए करने के बाद कितने रुपए मिलते थे आपको? 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट। तो ये देखो, इसी को तो धोखाधड़ी कहते हैं, तभी तो पोंजी स्कीम है। 75 लाख रुपए आपसे ले लिए और आपको सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। और उसके बाद किस्त भरने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? EMI वगैरह हर महीने 25 लाख का टारगेट पूरा, जो आपने टारगेट पूरा करके लिया है उसको पूरा करो 25 लाख को, तब आपको किस्त मिलती है। कितनी EMI आती थी आल्टो? 5500 रुपये। 5500 रुपये में EMI आती थी 75 लाख रुपए पे। 5500 रुपये EMI आती थी। अगर आप आल्टो गाड़ी चलाते हो और उसका बीमा वगैरह करते हो तो 10,000 से 15,000 रुपये मंथली खर्चा है। आपकी इनकम है 15 से 25, 20 से 25,000 रुपये, तो 2% के हिसाब से देते थे। 15 से 20,000, 15,000 से 25,000 के बीच में आपकी इनकम है और आपका 14 से 15,000 रुपया पर मंथ लग जाता है। अच्छा, टारगेट हर कोई पूरा कर देता था? नहीं होती थी पूरी टारगेट? नहीं, किसी से होता था, किसी से नहीं होता। तो देखो, टारगेट तक भी पूरे नहीं होते थे। तो वो जो EMI है वो भी नहीं मिलती थी। अगर आप आल्टो लेने जाओगे तो 8-9 हज़ार रुपये उसकी EMI बनती, वो भी अपने जेब से, उसका इंश्योरेंस भी अपनी जेब से, और वो चलानी पड़ती थी, घर पे खड़ी कर रख सकते थे? नहीं, चलानी पड़ती थी। किसी में कहीं पे भी जाओ आप अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ता। गाड़ी लेके जाना ही पड़ता, डेली गाड़ी लेके जाना पड़ता। हाँ जी। तो अगर आप मोटा मान लो, अगर 400, आप कितनी एवरेज देती है ऋषि जी गाड़ी आल्टो, अगर बता सकते हो तो? या 20-22 की देती है। 20-22 के 100 रुपये, मतलब 5 रुपये किलोमीटर। अगर आपने 100 किलोमीटर चला दी तो 500 रुपये आपकी डेली की होगी। तो 15 से 1,000 रुपये, 8,000, 23,000 रुपये आपका टोटल जो आपकी वहाँ से वो पैसा दे रहे हो 25,000 रुपये, बाकी पैसा आपका लगवा लिया। मैं बता देता हूँ, इन्होंने पूरा प्लान कर रखा था कि कोई भी आदमी पैसा साला अपना जेब में डाल नहीं सकता था। वो कहीं पैसा कमा के अपने घर ले गया ना, उसका दिमाग कहीं पलट ना जाए और कहीं काम ना करने लग जाए। इसलिए उन्होंने इसको पहले ही एक पूरा ऐसा जाल बनाया हुआ था, एक जाला बुना हुआ था कि कोई भी आदमी पैसा ना कमा जाए, और अगर वो कमा भी जाए तो साला यहीं लगना चाहिए। तो उसको भौतिक चीजें नहीं, वो घर नहीं बना सकता था। आपने घर बनाना पाए क्या? नहीं। कपड़े ले लो, ये ऋषि जी के घर में ही बैठे हैं, हम देख सकते हो, तो दीवारों की से पता लगता है कि पुराना घर है। कपड़े दिला दिए उनको, जूते दिला दिए उनको गाड़ी दिला दी। गाड़ी में क्या है, गाड़ी आपने ले ली, उसकी कीमत हर रोज घटनी शुरू होती है और उस पर खर्चा हर डेली होता है, पेट्रोल डलवाना पड़ता है और दूसरे काम होते हैं। उसके बाद बहुत सारे आपके सीनियर होते थे जो आपको कहते थे ना, करना ही पड़ेगा। अब वो कहाँ है? अब वो तो कोई रिप्लाई भी नहीं करते किसी चीज़ का। वो तो ना फोन उठाते हैं ना कुछ और रिप्लाई करते हैं। कम से कम भाई, जो भी ऐसे सीनियर थे, तो बड़े बड़े लोग थे, जेल में है अभी। हाँ। और 2-4 बच्चे वो भी जाएंगे, किसी चीज़ में कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ तो देना ही चाहिए। जब आपने यहाँ तक लेके आए हो तो साथ तो देना ही चाहिए। कुछ और अगर आप बताना चाहो सोसाइटी पर। अच्छा, समीर अग्रवाल के बारे में आपकी को क्या बताया जाता था पहले? समीर अग्रवाल एंट्री वगैरह कहते धमाकेदार होती, जैसे फिल्म में 5 स्टार, जैसे बड़े बड़े फिल्मों में ना हीरो की होती है, ऐसे एंट्री करता था वो स्टेज पे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही होता था। उस जैसे कि समीर अग्रवाल की एंट्री होती थी तो वो पूरा माहौल ऐसा बना दिया जाता था जैसे कोई भाई पता नहीं क्या आ रहा है यहाँ पे। ऐसे लोगों को उनको दिखा जाता था बाबा वर्ल्ड का बहुत बड़ा आदमी है, जैसे भगवान की तरह है। ऐसे देखो, इसको देखते थे तो लगता भी ऐसे ही था कि हाँ भाई कोई ना कोई बड़ा वो आ रहा है, चमत्कारी आदमी है, चमत्कारी भगवान है, जीवन बदल देगा। हाँ, जीवन बदल देगा हमारा, ये है समीर अग्रवाल, ये है।
और वो ऐसे ऐसे वादे करते थे, वो भी पैरों में गिरते थे। वो क्या था कि लोग उसके पैरों में गिर जाते थे। सागा प्रभु देखो प्रभु बोला उनको। वो अपने समीर अग्रवाल अपने आप को ठग जो ठग है वो अपने आप को भगवान बुलाता था और लोगों को अपने पैरों में गिरने के लिए मजबूर कर देता था। वो इसलिए पैरों में गिरता था, अगर लोग आंख से आंख मिला के बात करेंगे तो उसकी बात कौन मानेगा। तो उसने क्या कहा कि इनका मेरे सामने इनका कद इतना नीचा बना दो कि इनको ये लगे कि जो मैं बोलता हूं वही ब्रह्मदेव के वर्ड हैं, जो शब्द मैं बोलूंगा वही ब्रह्मा ने जो बोले हैं वही हैं। अब मेरी बात पर विश्वास करो, मैं ही कृष्ण भगवान हूं, मैं ही महेश हूं। इस प्रकार की बातें होती थी, इस प्रकार का माहौल बना जाता था। हाँ जी। तो अब आपको क्या लगा, यहाँ आने का फायदा हुआ या नुकसान हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हो गया सर। जहाँ थे उससे भी खत्म हो गए, बिल्कुल माइनस हो गए। माइनस, बिल्कुल माइनस। बच्चे बड़े हो गए हैं, खर्चे ज्यादा हैं। खर्चे तो हैं ही सर, ये तो ऐसा ही है। माहौल अब इतना खराब हो गया, बहुत ज्यादा खराब। जो स्थिति है बहुत ज्यादा डाउन आ गई। बहुत सारे दोस्तों की फोन आते हैं, बताते हैं कि बच्चों का नाम तक कटवाना पड़ गया है, उनकी फीस तक नहीं दी गई है, टीचर ने स्कूल से निकाल दिया है। बहुत बुरा हाल है दोस्तों। क्या सर, बच्चों की स्कूल जैसे कि फीस थी 6 महीने हो गए थे, नहीं दे पा रहे थे, नहीं दे पा रहे थे, जानता हूँ। हाँ जी। तो मैं बता देता हूँ, बहुत परेशान है। बहुत सारे एजेंटों से मेरी बात होती है। तो जो भी निवेशक हैं भाई, कृपया करके परेशान ना करें, उनके पास कुछ नहीं है। एक दो की तो मैं बात करता नहीं, लेकिन 99% जो अभी करता थे एजेंट्स थे, उनका पैसा भी वापस इस सोसाइटी के अंदर ने लूट लिया था। कि ठग ऐसे ही होते हैं, ये पैसा किसी को कमाने नहीं देते, क्योंकि इनका खुद का टारगेट था कितने 1000 करोड़ रुपए लेके भागना। और ये आपके एरिया के या आपके इलाके के या आपके गांव के किसी एजेंट या अभिकर्ता की बात नहीं है। उन्होंने 45 लाख पूरे इंडिया में बताते हैं एजेंट हैं, और 16 स्टेटों में ये कांड किया है। हाँ, 16 स्टेटों का। और ये हर स्टेट में इनकी भी थी 5 से 6000 ब्रांचेस थी। सरकार को सब पता था। इनके एटीएम भी लगे हुए थे। हाँ, एटीएम लगे हुए थे ब्रांचों पे एटीएम भी लगे हुए थे। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनकी एप्लीकेशन थी खुद की, इन्हें एक जुगाड़ एप्लीकेशन आई थी जिससे आप रिचार्ज वगैरह कर सकते थे। यूपीआई की तरह यूज होती थी, वो होती थी ना, क्या नाम था? हाँ, जुगाड़ी था, जुगाड़ी नाम था। हाँ जी। उससे होती थी। इन्होंने कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिससे लोगों को इन पे शक हो। ये यूपीआई लेके आए, ये एटीएम लेके आए, ये कैश पेमेंट करते थे, अकाउंट में पेमेंट करने लगे थे। तो दोस्तों, जो एजेंट्स हैं वो आपकी तरह ही पीड़ित हैं, कृपया उनको परेशान ना करें। कल को भुगतान होगा तो एजेंट के माध्यम से ही होगा, उनका साथ दें। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स पलायन कर चुके हैं और करने मजबूर हैं। लगभग बहुत सारी सोसाइटी की खबर इसमें आ रही है। अभी ऑफिशियल आंकड़ा कोई आया नहीं है तो मैं बताऊंगा, इसको बता नहीं सकता, क्योंकि मैं फैक्ट की बातें रखता हूं, बनी और मनगढ़ंत बातें मैं नहीं करता हूं। तो अब ऋषि राम जी को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप भी खुद का अपना चैनल बनाइए, और जो संघर्ष आप लोग कर रहे हो वो उसमें आप रिकॉर्ड कर सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके। अब ऋषि जी हो सकता है 10 तारीख को सोनीपत में एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, 10 तारीख को, अभी हमारी 10 तारीख को सोनीपत में आंदोलन है। वहाँ पे जाके हम ये आपको जो भी बातें होंगी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पहुँचाऊँगा। तो दोस्तों, इनका चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्लीज़ सब निवेशक और एजेंट मिलकर रहें, तभी हमारा समाधान निकलेगा। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कर दें, ऋषि के भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। नमस्कार।